नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे इंदौर, कोरबा और श्योपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में एक बार फिर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बिजली गुल होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे अस्पताल में मौजूद परिजनों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 मिनट तक इमरजेंसी सहित अस्पताल के अधिकतर हिस्सों में अंधेरा छाया रहा। वायरल वीडियो के बाद सफाई देते हुए अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने बताया कि जो बिजली बंद हुई थी वह हिस्सा एमवाय अस्पताल का नहीं है, बल्कि एमवाय की ओपीडी का हिस्सा था, जहां मरीज भर्ती नहीं होते, सिर्फ उन्हें ओपीडी के रूप में देखा जाता है। अधीक्षक ने बताया कि कुछ ही देर के लिए एमपीईबी यानी कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियरों ने शटडाउन किया था। उनके अनुसार अचानक से बिजली चालू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इससे मेडिकल उपकरण खराब हो सकते थे। अधीक्षक ने यह भी कहा कि ओपीडी में मरीज भर्ती नहीं होते, इसलिए वहां कुछ देर बिजली बंद होते रहने से भी कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी। नहीं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये एमवाय हॉस्पिटल का मामला नहीं था। ये जो हमारे एमवाय हॉस्पिटल के पास ओपीडी है, वहाँ का मामला है, जहाँ मरीज भर्ती नहीं रहते हैं, रूटीन में दिखाने के लिए आते हैं, जहाँ 300 से 400 की ओपीडी प्रतिदिन आती है। क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, नए अस्पताल का काम, कैंसर हॉस्पिटल का काम, सीटी एमआरआई का काम वहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने सीटी एमआरआई और कैंसर हॉस्पिटल के लिए शटडाउन लिया था एमपीवी ने, जैसा कि वहाँ के जो हमारे इंजीनियर हैं एमपीवी के, उन्होंने बताया 2-3 मिनट के लिए उन्होंने शटडाउन लिया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि तुरंत इसको रिचार्ज नहीं करना आप, नहीं तो उनके बहुत सारे जो हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, सीटी एमआरआई की दूसरी सप्लाई है, वो खराब हो सकती है। इसके कारण 3 से 4 मिनट के बीच में उन्होंने बंद रखा था उसके लिए, और उसके बाद फिर हमारी जनरेटर पे लाइट आ गई थी और उन्होंने उसको पूरा वो कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। और आपने जिस तरह सुना कि कुछ ही समय के लिए बंद किया गया था, और ऐसे अस्पताल में जो कि इंदौर ही नहीं, साथ ही साथ उस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बताया जाता है, उसमें इस तरह की तस्वीरें सामने आना सीरियसनेस को बताता है, गंभीरता को बताता है कि इंदौर का एमवाय अस्पताल का जो प्रबंधन है वह अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। ये वही एमवाय अस्पताल यानी कि महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय है, जिसमें कुछ दिन पहले 2 बच्चों की उंगलियां खाने की तस्वीरें, चूहों ने उंगलियां खा ली थी, ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आना एमवाय अस्पताल की जो है प्रबंधन पर और भी सवाल खड़े करता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से योगेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, देखिए, इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी, 2 बच्चों की उंगलियां खा ली थी चूहों ने, और जिसके बाद अब ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, मेरे पीछे, ठीक पीछे एमवाय अस्पताल है, इंदौर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, और इसका प्रमुख द्वार है। यहाँ से बहुत बड़े कैंपस में ये है जो हॉस्पिटल फैला हुआ है, और उसमें कई डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग, अलग अलग, और कई सारे विभागों के साथ में कई डॉक्टर्स यहाँ पर वर्किंग, और बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ लगा हुआ रहता है। लेकिन जिस तरह से इस अस्पताल की प्रसिद्धि है, उस तरह से प्रशासनिक जो ढल रहा है वो बहुत ही खराब है। यानी कि जो अंदर की व्यवस्था है, अगर हम चिकित्सकीय व्यवस्था के अलावा बात करें तो बाकी व्यवस्था में बहुत ज्यादा लूप होल्स दिखे हैं, कई बार दिखे, और आज नहीं है, सब वर्षों से इसी तरह की जो है ये यहाँ पर व्यवस्थाएं चलती आ रही है। अब जो वर्तमान में अभी है कि बिजली व्यवस्था ठप हो गई एक डिपार्टमेंट में, ओपीडी में, और इसके लिए जो तर्क दिया जाता है जो यहाँ के जो प्रबंधन द्वारा, वो तर्क ये दिया जाता है कि ओपीडी में कोई बहुत ज्यादा मरीज नहीं आते। व्यवस्था यह नहीं कि बहुत ज्यादा मरीज नहीं है, ओपीडी की संख्या देखी जाए तो 50 दिन भर में कम से कम 400 से 500 मरीज ओपीडी में आते हैं। और ऐसे में इस तरह के ठोस जिम्मेदाराना जवाब दिया जाना कहीं ना कहीं ये बताता है
कि वो इतने बड़े अस्पताल के संचालन की व्यवस्थाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। बिजली व्यवस्था ठप हो जाना, यानी कि जो मरीज देखे जा रहे थे वो अंधेरे में देखे जा रहे थे, और जहां वहां पर जो भी मशीनरी लगी हुई थी, तो मशीनरी क्या व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रही थी, ये भी आप उनसे पूछेंगे, हम पूछेंगे, आप भी अगर हम इनको जोड़े, तो जब ये पूछे तब वो व्यवस्थाओं के जवाब देने में कोई बहुत ज्यादा संकोच नहीं करते, गैर जिम्मेदार जवाब मिल जाते हैं। तो ये जो अस्पताल है, मैं आपको अंदर की होता है कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार के बाद में ये पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के भी मरीज यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं इंदौर शहर के लिए सिर्फ अस्पताल हो, और यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं ये मन रहता है कि सरकारी अस्पताल है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छा चिकित्सक मिलेंगे, अच्छी से आप उनकी देख रेख हो जाएगी। लेकिन ये जो अभी आपने देखा, इसके पहले चूहा उतरने वाली व्यवस्था थी, इसके पहले भी कई सारी व्यवस्थाएं थी जो उजागर हुई है। तो अब ये सवाल खड़े करता है कि क्या एमवाय अस्पताल प्रबंधन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्या सरकार को ऐसे मामलों के लिए गंभीर होना चाहिए, क्या स्वास्थ्य विभाग को इन व्यवस्थाओं के बाद में कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वो इस मामलों को लेकर गंभीर हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य का प्रबंधन है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जब ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचती हैं तो उनका विश्वास भी डगमगाता है, और फिर भी सरकारी अस्पताल, जो एक छवि लोगों के मन में बनी रहती है कि देखिए सरकारी अस्पताल इसी ढर्रे पर चलता है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें फिर से जो है डराने लगती है लोगों को, और फिर वो ऐसे अस्पतालों में जाने से बचते हैं। अब देखना होगा कि प्रबंधन की ओर से पहले जब चूहों वाली घटना सामने आई थी तो कार्रवाई की नाम की कार्रवाई की गई थी, अब देखना होगा कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया योगेश। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां एक स्कूल में 2 प्राचार्य होने से छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। कोरबा के बालको नगर स्थित आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 प्राचार्यों के चलते बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां पुरुषोत्तम कर्ष और बीएन चंद्रा दोनों स्वयं को प्राचार्य बताते हुए वर्षों से आंतरिक विवाद बढ़ा रहे हैं, और इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान दोनों ने अपने अपने अलग अलग प्रश्न पत्र बांट दिए, और जिसके बाद छात्रों ने विरोध किया तो उन्हें प्रैक्टिकल में कम अंक देने की भी धमकियां मिली। परेशान छात्र शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन बच्चों का आरोप है कि कलेक्टर ने आवेदन को पढ़े बिना ही फाड़ दिया, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। जहां विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि पुरुषोत्तम कर्ष छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी भेज रहे हैं कि यदि वे उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक दिए जाएंगे। हम लोग सब अभी अपना हाफ ईयर एग्जाम था, और एग्जाम में क्या किए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिए एक साथ, और बोला गया कि इनमें से एक आप बनाओ करके, और हमें इधर से भी बोला गया था कि आप मेरा बात मानो, एक प्रिंसिपल बोला, दूसरा बोला कि हम मेरा बात मानो। हम लोग दोनों को इस समस्या में बीच में हम लोग फंस गए हैं छात्र लोग, और हम लोग की बात ये रही कि हम लोग का मांग ये है कि जो भी हो हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर अच्छा मिलना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत किए हैं, बोर्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, और हमारे प्रिंसिपल बने तो एक बने, चाहे कोई भी रहे, और पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। टीचर की भी बहुत कमी हो रही है स्कूल में भी, और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल बने और अच्छा बने, और पढ़ाई हम लोग की हो, और प्रैक्टिकल नंबर हमें अच्छे से मिलना चाहिए। हमारा यही मांग है। तो हमारे स्कूल में दो जन प्राचार्य के लिए आ गए हैं, और उनके बीच में ना बहुत समय से लड़ाई चल रहा है। इसकी वजह से हमारा पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रहा है, और खिलाफ आज हमारा हाफ ईयरली एग्जाम था, तो हम एग्जाम हॉल में गए बैठे तो हमको 2 क्वेश्चन पेपर मिला। तो इसके खिलाफ हमने सर से बात किया, तो जो प्रिंसिपल अपने आप को बताता है उन्हीं से बात किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा वाला एग्जाम दिलाओ करके। फिर दूसरे प्रिंसिपल आए, वो बोले कि मेरा वाला एग्जाम दिलाओ करके। फिर हम लोग ने जब बोला कि हम नहीं दिला सकते ऐसा करके, तो हमको धमकाया गया कि ऐसा कुछ हरकत मत करो जिससे तुमको आगे चल के कोई मतलब दिक्कत हो, ऐसा करके धमकाया गया। फिर हम लोग पेपर को छोड़ के जब आ रहे थे ना, तो स्कूल से भी भगा दिया गया कि यहाँ स्कूल मत रहो करके। फिर इसी के लिए हम लोग यहाँ कलेक्टर सर से मिलने आए थे,
तो कलेक्टर सर के पास गए, हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन पढ़ा भी नहीं अच्छे से और तुरंत फाड़ के फेंक दिया और हमारा बात भी नहीं सुना और बोला कि ये तुम लोग का काम नहीं है, यहाँ ऐसे करे भगा देना। और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्र कुमार हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, देखिए, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये तो सुना था, लेकिन एक स्कूल में दो प्राचार्य नहीं रह सकते, ये पहली बार देख रहे हैं। आखिर ये दो प्राचार्यों की क्या कहानी है? ये भी मैं कहना चाहूंगी, कोरबा जिला है, मतलब कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे पालको नगर में आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ स्थापित है, जहाँ पे एक तलवार पे, एक मैन पे दो तलवारें वाली जो बात है यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हो रही है। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के बच्चों का भविष्य है बिल्कुल अधर में लटकी हुई है। यहाँ पे जो समिति के द्वारा जो है पुरुषोत्तम कर्स को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। जो पुरुषोत्तम कर्स है उनके पिता जो है यहाँ पे समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से, शासन की ओर से कह सकते हैं भुवनेश्वर लाल चंद्रा को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे दोनों जो प्रिंसिपल है, दोनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दो बच्चों को प्रश्न पत्र दोनों अपना अपना जारी कर रहे हैं। और दो बच्चों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3 घंटे के इस परीक्षा में दो प्रश्न पत्र कैसे हल करेंगे। और इसीलिए जो यहाँ के अध्ययनरत जो छात्र हैं 11वीं 12वीं 10वीं के, तो सभी के सभी कल कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं अपनी मांगों को लेकर के कि किसी एक को ही प्रिंसिपल बनाया जाए। लेकिन कलेक्टर साहब से उनकी मुलाकात होती है, पूरी बयान आपने खुद सुनी है कि बच्चों ने क्या, कलेक्टर साहब ने उनके साथ में क्या बोले, क्या किए। उसके बाद जो बच्चे रहे जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचते हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी भी नहीं उपस्थित होते हैं, वहां ज्ञापन देकर ही आ जाते हैं। लेकिन आज जब इस खबर की पुष्टि जब उनको होती है कि अनादि टीवी बड़ी प्रमुखता से इस खबर को उठाई है, तो जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे खुद आते हैं और भुवन लाल चंद्रा को प्रिंसिपल की नियुक्ति करके यहाँ पे जाते हैं। और हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कमरा है, यहाँ पे एक प्राचार्य कक्ष है, पुरुषोत्तम कर्स का एक कक्ष है ये। और यहाँ पे दाईं ओर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भुवन लाल चंद्रा जो यहाँ का जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो नियुक्त है वो प्राचार्य का कक्ष है यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों प्राचार्य जो है अपने आमने सामने में जो बैठे हुए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये पहले गोडाउन हुआ करता था, गोडाउन को जो है प्रभारी जो बीएल चंद्रा है उनके द्वारा पे बनाया गया। और बीएल चंद्रा से हम भी बात करेंगे कि उनको जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है यहाँ पे। चंद्रा जी, आपको जिला शिक्षा अधिकारी आए हुए थे, क्या हुआ अभी यहाँ पे बच्चों जो है कल कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचे हुए थे कि यहाँ पे दो प्राचार्य हैं, क्या है यहाँ पे बच्चों के भविष्य को लेकर किस प्रकार के हैं? यहाँ सर पुरुषोत्तम लाल जो कर्स है उसके पिताजी इस स्कूल के अध्यक्ष हैं और अपने पुत्र को बिना वरिष्ठता के और बिना योग्यता के प्राचार्य बना दिए हैं और प्राचार्य कक्ष में वो बैठे हैं। ये गोदाम होता था जिसको मैं साफ करवाकर 2023 से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। अभी बच्चों की बात करें, बच्चों का भी वार्षिक परीक्षा हो रही है, आप भी प्रश्न पत्र दे रहे हैं, बच्चे भी पुरुषोत्तम कर्स जो भी प्रश्न पत्र दे रहे हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे निकलेगा? बच्चों का भविष्य जो है बहुत अंधकारमय हो गया है सर। यहाँ पर कंफ्यूजन है, बच्चे खुद हैं कि हम किसका आदेश माने किसका ना आदेश माने। ये कल 11 तारीख को पेपर था, तो पेपर में प्रश्न पत्र मिले थे। ऑफिस गए, थाना गए, फिर पट्टा चेक करेंगे और एक ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। और आज आकर मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी और जो बीओ सर थे और उप संचालक 3 अधिकारी यहाँ पर आए थे और 3 अधिकारी ने पूरा टीचरों का मीटिंग लिया और मीटिंग लेकर सभी को समझ आई थी कि आज मतलब जो वर्तमान में भुवन लाल चंद्रा ही प्राचार्य हैं वही रहेंगे और इन्हीं का प्रश्न पत्र चलेगा, ये समझाई देकर गए हैं। लेकिन बाद में पुरुषोत्तम लाल कर्स फिर बच्चों को बुलाया है और बच्चों को बुलाकर वो पढ़ाई करने का मतलब बात किए हैं। मतलब परीक्षा नहीं होगा बोले, पढ़ाई करके आना ऐसे करके। मेरे पास फिर बच्चे आए थे तो मैं बोला कि ऐसे नहीं है बेटा, मतलब परीक्षा की तैयारी करके आना, जो टाइम टेबल मिला है उसी के आधार पर परीक्षा होगा। तो अभिनव निश्चित तौर पर भुवन लाल चंद्रा ने अपनी बात रखी है और हम चलते हैं समिति के द्वारा जो बनाए गए प्रिंसिपल हैं पुरुषोत्तम कर्स, हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई बच्चों का भविष्य को लेकर के किस प्रकार की बातें रखते हैं।
मैं अभिनव एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो अनुदान की जो स्कूल है, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कूल का संचालन तो किया जाता है, जितने शिक्षक हैं उनकी जो राशि है वो जो भुगतान होती है उनको शासन को से मिलती है, लेकिन अगर देख रेख जो है बालकों प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खामी यहाँ पे देखने के लिए मिली कि यहाँ बालिका के लिए जितने भी बालिका है लगभग यहाँ 123 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन यहाँ पे ना ही शौचालय है, बालिकाओं के लिए ना एक खुले में तो मजबूर है खुले में जाके अपना शौचालय करने के लिए। ये बहुत बड़ी प्रश्न है। और यहाँ पे जो समिति के द्वारा बनाए गए पुरुषोत्तम कर्ष यहाँ पे अभी बैठे हुए कार्यालय में, हम उनसे भी बात करेंगे। कर्ष जी, आप बताएंगे कि समिति ने आपको यहाँ पे प्रधान पाठक प्राचार्य के रूप में बैठाया है, तो यहाँ पे एक बयान में दो तलवार वाली बात आ रही है, तो किस प्रकार से देखते हैं? और बच्चों जो सामने 10वीं 12वीं की जो एग्जाम है उनके भविष्य के बारे में किस प्रकार से देखते हैं? सर ऐसा है, ये जो अनुदान प्राप्त संस्था है ये एक स्वायत्त शासित संस्था है। यहाँ समिति इसका संचालन और नियोक्ता है शिक्षकों का। तो किसी भी प्रकार की नियुक्ति करने में सिर्फ और सिर्फ कमेटी का ही अधिकार है। इनमें ये जो कहना कि मतलब डीओ सर का कि अनुमोदन लेना चाहिए, अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है सर। अनुमोदन की आवश्यकता है जब कोई वेतनमान में परिवर्तन होता है, जैसे कोई प्राचार्य के पद में अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए प्रॉपर जो है कमेटी प्रस्ताव बनाएगी और वहां जमा करेगी और उसके बाद वहां से अनुमोदन होगा। तो अनुमोदन होने के पश्चात सर सेवा पुस्तिका में वो अंकित होता है। तो जरूरी नहीं है प्रभारी के लिए किसी भी डीओ सर का या किसी भी का आज तक इससे पहले जब से इस स्कूल का अनुदान मिला है, चाहे एचएम का प्रभारी पद हो, चाहे इससे पूर्व में जितने भी प्राचार्य बने, सभी को जो है कमेटी नहीं बनाया। इसमें किसी भी प्रकार का जो है अनुमोदन की आवश्यकता आज तक तो नहीं पड़ी। लेकिन डीओ सर क्या हिसाब से बोलते हैं, जो कि मेरे पास बैलाज है, कमेटी का बैलाज है, अनुदान नियम 2006, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको सूचना देना है, समिति कार्रवाई करके आपको अवगत कराएगी। ये स्पष्ट है। नहीं, समिति के द्वारा भी चंद्र कुमार, एक सवाल ये भी पूछ लीजिएगा कि बच्चों के भविष्य का क्या? आप टेक्निकलिटीज गिना रहे हैं कि देखिए समिति ये कर सकती है, समिति वो कर सकती है, बच्चों के भविष्य का क्या? शौचालय नहीं है, व्यवस्थाओं का क्या? आप आपसी टसल में लगे रहेंगे तो व्यवस्थाएं कहां से आएंगी? बिल्कुल अभिनव, मैं यही बात अभी इनसे पूछने वाला था सर। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की नहीं, मतलब टेक्निकल चीजों पे नहीं, अगर यहाँ पे व्यवस्था की अगर बात करें, बच्चों के भविष्य की अगर बात करते हैं, और यहाँ पे एक बालिकाओं के लिए एक शौचालय नहीं है, इसके अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, बालिकाओं के साथ बाउंड्री वॉल भी यहाँ पे देखा जा रहा है एकदम हाइट नीचे है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सर ये जो स्कूल है बहुत पुराना, बिल्कुल, जिस तरह से जवाब सामने आ रहा है ये तो देख के लग ही रहा है चंद्र कुमार के देखिए सीरियस कितने हैं, गंभीर कितने हैं बच्चों के भविष्य को लेके। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार। बात करेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर की, जहां निर्माण कार्य को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। श्योपुर जनपद पंचायत के बड़ौदा ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत कूड़ईता में निर्माण कार्य को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मापदंड के अनुसार काम न होने के कारण निर्माणाधीन भवन की छत भी झूल गई है। यह मामले के सामने आने के बाद जनपद सीओ ने 15 ग्राम पंचायत सचिवों और 8 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन कार्रवाई को लेकर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में लापरवाही और राशि गबन के मामलों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सामुदायिक ये स्वच्छता परिसर जो बन रहा है भैरू जी के स्थान पर, इसमें आपने छत वगैरह देखी भाई साहब, क्या है स्थिति? देखिए झूल रही है छत झूल चुकी है। कितने पहले डली थी ये छत? वो 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। अभी निर्माण कार्य पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ अभी। तो निर्माण कार्य आप ही कर रहे हो ना? हाँ, चल रहा है अभी काम। आपका काम क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर प्लास्टर करना है हमारा। अच्छा, प्लास्टर का है। तो छत का जो है वो किसका है? वो तो अलग ठेकेदार का था, हमारा अलग ठेकेदार का। स्थिति क्या है भैया छत की? छत लटक रही है, झूल रही है। जो बनाए गए थे उसमें गड़बड़ी आपके द्वारा बताई गई, उसके लिए अपने 15 सचिव
और अपने संबंधित उपयंत्रियों को तत्काल नोटिस जारी की है। और जो भी अब उनके जवाब आने के बाद और फिर इसके बाद भी मैं जवाब आ जाएंगे, इसका स्थल निरीक्षण करूंगा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राम नरेश जुड़ गए हैं। राम नरेश, देखिए, आपने जनपद सीओ से सवाल किया, उन्होंने शो कॉज नोटिस बता दिया, शो कॉज शोपीस नोटिस उन्होंने एक तरह से दिखा दिया। आखिर जो गबन हुआ है या फिर जो बंदरबाट हुआ है राशि का, उसका जिम्मेदार कौन है? अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। सामने साफ तौर पर दिख रहा है जो काम करने आया है, प्लास्टर करने आया है, वो कह रहा है कि छत झूल गई है, तो इसमें प्रमाण की कहां जरूरत है? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल मैं कवरेज करने गया था बड़ौदा ब्लॉक के कुड़ायता पंचायत में कवरेज करने गया था। धरातल पर मैंने वहां पे जाके स्थिति देखी तो मौका स्थिति ये थी कि निर्माण कार्य वहां पे चालू था और मिस्त्री वगैरह जो कार्य कर रहे थे उन्हीं से मैंने बातचीत वगैरह करी तो स्थिति निकल के ये आ रही है कि वो निर्माण कार्य कर रहे हैं और ऊपर से छत झूल गई है। हालांकि जिम्मेदार पंचायत प्रशासन के अधिकारियों को मैंने वहां पे बुलाने का प्रयास भी किया है। मैंने सचिव को भी कॉल लगाया लेकिन सचिव ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर जीआरएस को मैंने कॉल लगाया तो जीआरएस घटनास्थल पर वहां पे नहीं पहुंचे। इसके बाद में फिर उन्होंने मेरे से बात वगैरह की है तो उन्होंने ये कहा है कि छत कहाँ पे झूल गई है, तो उसी की पुष्टि के लिए मैंने संबंधित मिस्त्री वगैरह से बात की है और धरातल पर स्थिति ये आई है कि निर्माण काम पूरा जो हो रहा है वो घटिया स्तर से हो रहा है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं मौजूद हूं जिला मुख्यालय के ददुनी ग्राम पंचायत में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर है। इसकी जो स्वीकृत राशि है वो 4,58,000 रुपए है। इस खबर को हमने पहले प्रमुखता से दिखाया भी था और इस खबर को दिखाने के बाद में जो अभी जनपद सीओ है श्याम सुंदर भटनागर, उनके द्वारा 3 तारीख को 15 ग्राम पंचायत सचिवों को और 8 उपयंत्री इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था, जिसकी समय सीमा उन्होंने रखी थी 3 दिन में स्पष्टीकरण जवाब देने की। अब आज दिनांक तक 8 दिन हो गए हैं, संबंधित कारण बताओ का अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। इस मामले पर जब जनपद सीओ से रात को मैंने बात वगैरह करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया है कि अब मैं फिर से नोटिस जारी करता हूं, फिर से मैं नोटिस जारी करता हूं। तो स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं इस निर्माण कार्य का निरीक्षण खुद जनपद सीओ श्याम सुंदर भटनागर करके गए हैं जब हमने इस खबर को नहीं दिखाया था। तो साफ जाहिर है कि जनपद सीओ के द्वारा 15 ग्राम पंचायतों में जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो बनाए गए हैं उसमें लीपापोती की जा रही है, मामले को दबाया जा रहा है, कार्रवाई किसी के ऊपर अभी तक करी नहीं गई है, सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई के नाम पर शो कॉज नोटिस का शोपीस पकड़ाया जाएगा तो इसी तरह काम होगा। देखकर ये तो लगता नहीं कि सीईओ गंभीर ले रहे हैं, गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं और गंभीर दिख रहे हैं। ये देखना होगा आगे क्या एक्शन होता है और एक्शन होता है भी नहीं, इसी तरह काम चलता रहता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। उठाते रहेंगे इसी तरह मुद्दे, आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।